आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संज्ञा उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी वस्तु, स्थान, इसमें जैसे हमने बोला दिल्ली पब्लिक, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, महात्मा गांधी, मेज, और या बोल दें शेर, तो ये सब क्या है? ये संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम का बोध होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामायण, एक ही पवित्र ग्रंथ है रामायण, दिल्ली, गंगा, महात्मा गांधी, ये सब किसी विशेष के लिए बोला जा रहा है ना, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब देखिए, व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों के नाम, चौकों व सड़कों के नाम, जैसे चांदनी चौक, नई सड़क, पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं के नाम, जैसे 1897 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम, दिनों व महीनों के नाम तथा त्योहारों और उत्सवों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने का कारण यही है क्योंकि ये सब एक विशेष है। ठीक है, एक से दूसरा नहीं है। इसके बाद देखिए, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं व स्थान का बोध कराता है, मतलब एक ही जैसे सभी का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनमें पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है, जिन संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों का बोध हो, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे बालक, ठीक है, बालक एक होगा तब भी बालक है और बहुत सारे हैं तब भी वो क्या है? बालक है। ठीक है, इसके बाद देखिए, पुस्तक हमें जाति का बता रही है कि पुस्तक है, कॉपी नहीं, किताब है। ठीक है, नगर, नदी, देश, फूल आदि, ये सब किसका बोध कराते हैं? हमें जाति का, इसलिए ये सब जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद देखिए, भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा। गुण, दशा, व्यापार या भाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे चौड़ाई, ऊंचाई, मानवता, लघुता, मिठास, बचपन, बुढ़ापा आदि। मतलब कहने का, जिन के द्वारा हमें गुण, दशा, व्यापार या भाव का बोध हो, ठीक है, कि वो क्या है, तो ऐसे शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कुछ विद्वानों ने संज्ञा के दो भेद और मानते हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है तरल पदार्थ से, जिसको हम मतलब तरल पदार्थ, द्रव्य यानी वस्तु। ठीक है, जिस शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध आपका तरल पदार्थ है ना, घी, सोना, गेहूँ, कपास आदि। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद देखिए, समूहवाचक, समूह माने होता है झुंड या ग्रुप में। तो समूहवाचक संज्ञा के जिस रूप में एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध हो, समूह यानी एक साथ रहना, ठीक है, बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो ये समूह कहला जाएगा। परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं अपने, है ना, इसलिए परिवार भी हमारा समूह हो जाएगा। सेना में बहुत सारे लोग रहते हैं। कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं। गुच्छा चाहे अंगूर का हो या चाबी का, उसमें एक तो नहीं होगा, अगर एक होगा तो एक अंगूर ही बोलेंगे, अगर उसमें बहुत सारे अंगूर हैं तो उसको क्या बोलेंगे? अंगूर का गुच्छा या चाबी का गुच्छा। तो एक साथ रहना ये समूह कहलाता है। तो समूहवाचक संज्ञा किसी एक ही प्रकार की व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध कराता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे हुई है। भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती है।
सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा में भाववाचक की रचना करने के लिए इसमें प्रत्यय जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? प्रत्यय। तो जब हम इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा किस में बदल जाती है? भाववाचक में। जैसे पुरुष, पुरुष में हमने त्वा प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? पुरुषत्व। माता, मातृत्व। मित्र में ता प्रत्यय जोड़ दिया तो मित्रता। शत्रु में ता प्रत्यय जोड़ दिया तो शत्रुता। मनुष्य में ता प्रत्यय जोड़ दिया तो मनुष्यता। वीर में ता या त्वा जोड़ दिया तो वीरत्व और वीरता। स्त्री में स्त्रीत्व। शिशु में शैशव। प्रभु में प्रभुता। सेवक में सेवा। ठीक है, ये है आपकी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब इसके बाद दूसरा देखिए, विशेषण द्वारा भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है। तो लंबा में आई प्रत्यय जोड़ दिया तो लंबाई हो गया। मोटा में ई जोड़ दिया तो मोटाई हो गया। आई प्रत्यय जोड़ दिया। ठीक है, इसमें मोटापा आपा जोड़ दिया प्रत्यय। मीठा में मिठास आस प्रत्यय जोड़ दिया। ठंडा में ठंडक अक प्रत्यय जोड़ दिया। ठीक है, तो ये प्रत्यय के द्वारा हम विशेषण शब्द को भाववाचक संज्ञा में बदल जा सकते हैं और जातिवाचक संज्ञा को भी भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। इसके बाद देखिए, वीर वीरता। भयभीत भय। लघु लघुता। बड़ा बड़प्पन। महान महानता। ऊंचा ऊंचाई। तीसरा है, सर्वनाम को हम भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं। देखिए, सर्वनाम जैसे अपना, पराया, सम, मम, है ना, तो इसमें भी प्रत्यय जोड़ते हैं। अपना में अपनत्व, अपनापन, त्वा प्रत्यय और पन प्रत्यय लगा दिया हमने। पराया, परायापन, इसमें भी पन प्रत्यय जोड़ दिया। सम, समता, ता प्रत्यय लगा दिया। मम, ममता, ता प्रत्यय जोड़ दिया। ठीक है, तो हम प्रत्यय जोड़कर विशेषण, जातिवाचक और सर्वनाम शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा की रचना कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, क्रिया द्वारा भाववाचक संज्ञा की रचना। हंसना हंसी। रोना रुलाई। पढ़ना पढ़ाई। चढ़ना चढ़ाई। लड़ना लड़ाई। लिखना लिखावट। बनाना बनावट। गिरना गिरावट। सोना शयन। चुनना चयन। ठीक है, तो हंसना में ई प्रत्यय है। रोना में आई प्रत्यय जोड़ दिया है। पढ़ना में आई प्रत्यय जोड़ दिया है। चढ़ना में भी आई प्रत्यय लगा हुआ है। लड़ना में आई प्रत्यय जोड़ा हुआ है। लिखावट में आवट प्रत्यय जोड़ दिया है। बनावट में आवट प्रत्यय है। गिरावट में भी आवट प्रत्यय है। शयन में अन प्रत्यय है। चयन में भी अन प्रत्यय लगाया है। तो प्रत्यय जोड़कर हम मतलब कहना चाहिए जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में बदल सकते हैं। विशेषण शब्दों को भाववाचक में बदल सकते हैं। सर्वनाम के द्वारा भाववाचक संज्ञा की रचना कर सकते हैं और क्रिया द्वारा भी भाववाचक संज्ञा की रचना कर सकते हैं प्रत्यय लगाकर। ठीक है, अब देखिए, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद और माने हैं, द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक। अब देखिए, इसी पाठ की हम एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद 3 हैं। जातिवाचक संज्ञा है हाथी। मिठास भाववाचक संज्ञा किस शब्द से बना है? मीठा। किस संज्ञा का हम केवल अनुभव करते हैं? भाववाचक संज्ञा का। अब खाली स्थान देखिए, ताजमहल की सुंदरता देखकर मैं हैरान रह गया। बचपन में रवि नटखट था। आज गर्मी बहुत है। उसकी बातों में अपनत्व झलकता है। बच्चे खुशी से ताली बजाते हैं। इसके बाद देखिए, उदाहरण देना है आपको। जातिवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण। पहला है बालक, दूसरा है पुस्तक। समुदाय, भीड़, सेना। भाववाचक मानवता, बचपन। ठीक है, इसको आप पुस्तक से और भी उदाहरण लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटिए और उनके भेद लिखिए। पहला है, दिल्ली की कुतुब मीनार बहुत प्रसिद्ध इमारत है। दिल्ली और कुतुब मीनार ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि ये विशेष ही हैं।
ठीक है। इस फल में मिठास नहीं है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। वह पक्षी अपनी उड़ान भूल गया है, उड़ान भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी मनुष्य का आवश्यक गुण है, ईमानदारी और मनुष्य भाववाचक, ईमानदारी भाववाचक है और मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। योगेश के अंदर उदारता की भावना नहीं है, योगेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उदारता भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पुस्तक में लिखना है। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। नारी नारीत्व, ऊंचा ऊंचाई, गिरना गिरावट, पराया परायापन, भाई भाईचारा, स्वस्थ स्वस्थता, समझना समझदारी, पढ़ना पढ़ाई, अपना अपनत्व, काला कालापन, लिखना लिखाई, रोना रुलाई। तो इन सभी शब्दों जो मैंने करवाए हैं प्रश्नों के उत्तर आप पुस्तक में ही करिएगा, और अगर कोई उदाहरण आपको समझ में नहीं आता है तो आप पुस्तक से भी उदाहरण देखकर लिख सकते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर भी हम आपको देंगे, तो जहां आपको समझ में नहीं आए आप पुनः मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद।